नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह आप सबों का अपने YouTube चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स में स्वागत करता हूं। आज का क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे तो अच्छा लगता ही है, इसके साथ साथ आपको भी इसका फायदा मिलेगा क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट मैं यूट्यूब पर डालूंगा वो आपको समय समय पर उसका नोटिफिकेशन जाएगा तो आप उसको देख पाओगे। तो खास करके जो क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, उनको ज़्यादा काम में आने वाला है। कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसको भी अगर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्लियर करना है तो वो भी कर सकते हैं। आज का जो मेरा क्लास है वो बैंक के बारे में है। आप सबों को पता है कि अच्छा एक चीज़ लगेगा आप लोग को कि ये किस क्लास के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बेसिकली 9 के लिए या 10 के लिए नहीं है, ये 12 के लिए है। हालांकि 10 वाले कुछ फ़ायदा इसका उठा सकते हैं क्योंकि उनको भी बैंक के बारे में पढ़ना होता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बैंक से रिलेटेड है। आप सबों को पता है पार्ट बी स्टार्ट किए हैं क्लास 12 के लिए और उसमें मनी एंड बैंकिंग चैप्टर हमने चूज किया। पहले नेशनल इनकम पहला चैप्टर है लेकिन उस पर बात नहीं की है अभी तक। मनी एंड बैंकिंग से 2 क्वेश्चन जो होता है मनी से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड, तो मुद्रा क्या है और उसके क्या कार्य हैं और मुद्रा ने किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया है, उस पर मेरा ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। बैंक के बारे में आते हैं तो 2 काम कार्य इसका है, कार्य नहीं कर सकते हैं, बैंक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि बैंक 2 प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय बैंक होता है और एक वाणिज्य बैंक होता है। अब केंद्रीय बैंक क्या है, वाणिज्य बैंक क्या है, अगर आप मेरे वीडियो को, पिछले वीडियो को भी अगर देखे होंगे और आज के भी वीडियो देखेंगे और आने वाले जो अगले वीडियो होंगे उसको भी देखिएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी डाउट है बैंक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। तो बैंक 2 प्रकार का होता है, एक केंद्रीय बैंक और एक वाणिज्य बैंक। केंद्रीय बैंक क्या है, उसके क्या कार्य हैं, उससे रिलेटेड मेरा 2 वीडियो आया है, आप उसको देख सकते हैं। और वाणिज्य बैंक से रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है, एक ही वीडियो होगा भी शायद। तो वाणिज्य बैंक क्या है, इसके क्या कार्य हैं, ये आज का टॉपिक है। अब मैं अगर इस पर चर्चा करूं कि वाणिज्य बैंक क्या है और इसके क्या कार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है। तो इससे पहले आप जान लीजिए कि वाणिज्य बैंक को और किन किन बैंकों के नाम से जानते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे करके गए वाणिज्य बैंक क्या है इसके कार्य, और एग्जामिनेशन में पूछ दे व्यापारिक बैंक क्या है इसके कार्य लिखें, तो आपको छोड़ना नहीं है। वाणिज्य बैंक को ही हम व्यापारिक बैंक कहते हैं और इसी को व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं। यानी वाणिज्य बैंक के 2 और नाम हैं, एक व्यापारिक बैंक और एक व्यावसायिक बैंक। इंग्लिश में जहां तक बात है तो इसको आप कॉमर्शियल बैंक कह सकते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है वो है व्यापारिक बैंक क्या है और इसके क्या कार्य हैं। तो चलिए इस पर हम लोग डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से मैंने व्यापारिक बैंक का जो परिभाषा लिखा है कि वैसे बैंक जो लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख का व्यापार करता हो उसे हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। एक्चुअली देखिए, व्यापारी शब्द को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत हद तक आप व्यापारिक बैंक की परिभाषा को समझ जाइएगा। व्यापारी हम किसको कहते हैं, जो किसी ना किसी चीज का व्यापार करता हो। अब व्यापार में क्या होता है, कहीं से खरीद कर कहीं बेच देना। खरीदता वो लोग सस्ते दर पर है और बेचता महंगे दर पर है। इसी में जो अंतर आता है, जैसे कहीं 5 रुपया में खरीदा और उसको फिर कहीं ले जा करके वो 7 रुपये में, 8 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर जो 2 रुपया या 3 रुपया का जो प्रॉफिट हो रहा है यही उसका प्रॉफिट है, ये जो अंतर आया। तो जब एक व्यापारी एक जगह से सस्ते दर पर सामान खरीदता है और उसको महंगे दर पर बेचता है तो प्रॉफिट उठाता है, हम उसको व्यापारी कह रहे हैं। हाँ, ये अलग अलग तरह के व्यापारी होते हैं। जैसे कोई कपड़ा का व्यापारी होगा, वो कपड़ा कहीं खरीदेगा कहीं बेचेगा। कोई पशु का व्यापारी होता है, पशु को खरीदता है कहीं से जा कर के गाँव वगैरह में घूम फिर करके, वो खस्सी है, पाठा है या और भी तरह के पशु होते हैं उसको खरीदते हैं और फिर हाट वगैरह में ले जा करके उसको, जिसको हटिया कहते हैं, वहाँ ले जा करके वो थोड़ा महंगे रेट पर बेचता है, तो इससे उसको प्रॉफिट होता है।
तो ये सब व्यापारी हैं, कोई पशु के व्यापारी है, कोई धान का व्यापारी होता है, कोई कपड़ा का व्यापारी होता है, तो कई तरह के व्यापारी होते हैं। यहाँ पर ये जो बैंक हम लोग देखते हैं अपने शहर में, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या इलाहाबाद बैंक हो या यूनियन बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सिंडिकेट बैंक हो, तो ये सब व्यापारिक बैंक है, क्योंकि ये सब भी व्यापार करता है। क्या चीज़ का व्यापार करता है? ये मुद्रा का व्यापार करता है। हम लोग से ये जो पैसा लेता है या हम लोग जो पैसा जमा करते हैं इन बैंकों में, तो हमको एक दर वो चुकाता है, ब्याज चुकाता है। लेकिन वो ब्याज का दर, और आप नोटिस कीजिए कि वही पैसे जो हमारे जमा किए हुए पैसे हैं बैंक में, उसी पैसे को कोई लोन के रूप में, ऋण के रूप में लेता है, तो क्या उसको वही दर असूलता है उससे जो दर हम लोग को दे रहा है? नहीं। हम लोग जो पैसा जमा करते हैं, मान लेते हैं हमको सेविंग अकाउंट में पैसा अगर रखा हुआ है तो उसमें 2-2.5% हमको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन हमारे वही सेविंग अकाउंट वाले पैसे को किसी को ब्याज के रूप में किसी को लोन के रूप में देता है, ब्याज नहीं कह सकते हैं, किसी को लोन के रूप में देता है, ऋण के रूप में देता है, तो उससे हैवी इंटरेस्ट वसूलता है, 7%, 8%, 9%, ये आगे जो भी हो। या हम लोग एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 1-2 लाख रुपए एक बार एफडी कर देते हैं साल 6 महीने के लिए, वही पैसे किसी और को देता है, तो हमको एफडी पर अगर 7% इंटरेस्ट मिल रहा है या 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो जिसको दिया है उससे वो 10%, 12%, 13% इंटरेस्ट वसूलता है। तो इसमें जो ये 3% और 4% का जो डिफरेंस हो रहा है, यही उसका प्रॉफिट है। तो ये क्या कर रहा है? मुद्रा का ही व्यापार कर रहा है। हम लोग का जमा किया हुआ मुद्रा किसी और को देता है और प्रॉफिट कमा रहा है। तो वैसे बैंक जो लाभ के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख का व्यापार करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक बैंक कहते हैं। जो देश का केंद्रीय बैंक है वो ऐसा नहीं करता, वो उसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। आगे जब हम चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा और इससे रिलेटेड, उसमें होगा केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक में क्या अंतर है, तो फिर वहां पर क्लियर कर देंगे कि व्यापारिक बैंक का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, और केंद्रीय बैंक का क्या है। तो अभी थोड़ा वेट करें। अभी हमको केवल ये जानना है कि व्यापारिक बैंक क्या है और उसके क्या कार्य हैं। तो आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं कि वैसे बैंक जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख का व्यापार करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक बैंक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसे बैंक जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग होता है, सामान्य जो बैंकिंग कार्य होते हैं, जहां पैसा जमा होता है, पैसे निकाला जाता है, कोई ऋण के लिए आवेदन देता है, ऋण उठाता है, फिर उस ऋण को लौटाता है, तो इस तरह का एक्टिविटी जहां भी हो रहा है वो बैंक ही है। अगर हम भी वैसा शुरू कर दें करना, हमारे पास भी लोग पैसा जमा करें, हम भी उसको समय पर जब जरूरत हो तो उसको हम पैसे निकालने की अनुमति दें, वो निकाल सके मेरे पास से, तो मैं भी एक तरह से बैंक बन जाऊंगा। तो बैंक का ये सामान्य कार्य है। कॉमर्शियल बैंक का इंग्लिश में जहाँ तक डेफिनेशन आता है, तो वो आप जिसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स विथ मनी एंड क्रेडिट। जो मनी एंड क्रेडिट का जो काम करता है, किसी से मतलब पैसे से रिलेटेड जो काम करता है, वो क्या है? एक तरह से कॉमर्शियल बैंक है। या जो बैंक का नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो भी बैंक इसको परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। अब इसका जो फंक्शन बात करें कि इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इंग्लिश में जहां तक बात होता है कॉमर्शियल बैंक का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, तो कॉमर्शियल बैंक एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स मनी एंड क्रेडिट। तो जो मनी एंड क्रेडिट का डीलिंग करे वही क्या कहलाता है? कॉमर्शियल बैंक कहलाता है। अब कॉमर्शियल बैंक का अगर हम कार्य देखें, वाणिज्य बैंक के कार्य देखें, तो कई कार्य हैं, 1 बाय 1 हम लोग उसको देखते जाएंगे। स्क्रीन पर भी आता जा रहा है, आप उसको नोट भी करते जाइएगा और जो मैं बता रहा हूं उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है इसका जमाए स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये जमाए स्वीकार करना मतलब क्या? जैसे हम लोग कुछ पैसे जमा करने जाते हैं बैंक में, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो ये नहीं कहता है कि हम आपके पैसे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, चूंकि ये काम है, तो कोई भी काम करता है तो एक नियम कानून होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी जाएगा तो उसका पैसा जमा ले लेगा। अरे आप जाइएगा पैसे जमा करने के लिए, तो हिसाब किताब रखने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम कानून रखना होगा ना। तो आपका एक अकाउंट खोलेगा, आप उसका पूरा डिटेल, आपका जो कागजात होता है उसका वेरिफिकेशन होता है, वो करके आपको अकाउंट खोल देता है, तब आप उसमें पैसे जमा कीजिए और आपका पैसा जमा होगा।
और फिर ज़रूरत पड़ेगा तो आप पैसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन मेरा ये जो पहला कार्य है वाणिज्य बैंक का, वो क्या है, जमाएं स्वीकार करना। कोई भी व्यक्ति जब बैंक जाता है पैसे जमा करने के लिए तो वो क्या करता है, जमाएं स्वीकार करता है, यानी पैसे को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, वो ले लेता है। हाँ, अब ये जमाएं जो स्वीकार करता है तो वो अलग अलग टाइप का होता है। वो डिपेंड करता है कि आप आदमी किस प्रकार के हैं, आपका उद्देश्य क्या है। बैंक में जो आप बैंक से जो मदद लेते हैं या बैंक की जो सहायता लेते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, आपका क्रियाकलाप क्या है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका डिपॉजिट भी, कि किस प्रकार का डिपॉजिट जमा करने की आपको स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो जो जमाएं होती है वो 4 प्रकार के, एक तो है करेंट अकाउंट, जिसको हम चालू खाता कहेंगे, करेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। दूसरा है बचत खाता, सेविंग अकाउंट, इसमें सेविंग डिपॉजिट होता है। तीसरा है रिकरिंग अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। और चौथा है सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब ये 4 प्रकार का अकाउंट वो खोलता है लोगों का, और ये नहीं कि सब पर सब अकाउंट लागू हो जाएगा। वो देखता है, जैसे कि मान लेते हैं आप करेंट अकाउंट की बात करेंगे तो करेंट अकाउंट किस व्यक्ति के लिए होना चाहिए। अब जो आदमी 10-20 हज़ार रुपये कमाता है, उसको सैलरी मिलता है, तो वैसे व्यक्ति के लिए करेंट अकाउंट नहीं होता है, वैसे व्यक्ति के लिए सेविंग अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट होता है उस वैसे व्यक्ति के लिए जो कोई कंपनी चलाता है, कोई बिजनेस चलाता है, जिसको कि डेली ट्रांजैक्शन करने की कई बार ज़रूरत होता है। वो जो बिजनेस होता है, रोज़मर्रा का जो बिजनेस होता है, तो उसमें पैसे का जो लेन देन होता है अपने कस्टमर से, क्लाइंट से, अपने पार्टनर से, तो कई बार होता है। बहुतों जगह से पैसे अकाउंट में आते भी हैं, बहुतों जगह पैसे जाते भी हैं अकाउंट से। तो ये ट्रांजैक्शन कई बार अगर करने की ज़रूरत हो तो वैसे ट्रांजैक्शन की सुविधा बैंक देती है। तो बैंक ये किसी भी बिजनेसमैन का अगर ये काम कर देती है तो एक तरह से बिजनेसमैन को इससे फ़ायदा होता है। तो बिजनेसमैन जो भी होते हैं या जो कोई कंपनी चलाता है, तो वो लोग जा कर के ऐसे अकाउंट खुलवाता है जिसको कि कई बार ज़रूरत पड़ता है ट्रांजैक्शन का। जैसे आप देखिए अपने ही शहर में ले लीजिए डीएवी स्कूल, तो डीएवी स्कूल में क्या है, कई हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं, और सबका जो आजकल पैसा जमा होता है, फी जो जमा होता है, तो अकाउंट पे ही होता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो हमको लगता है पर डे कई सौ विद्यार्थी पैसे जमा करते हैं, तो कई बार पैसे अकाउंट में आ रहे हैं। और फिर जैसे डीएवी स्कूल का जो मैनेजमेंट है, वो अगर आपने कहिए कि एक सफाई कर्मी प्यून से लेकर के प्रिंसिपल तक का टीचर्स सब आ जाएंगे, स्टाफ आ जाएंगे, नहीं क्लर्क वगैरह आ जाएगा, ड्राइवर है, कंडक्टर है, तो ये सब को जो पेमेंट होता है सबको चेक काट के दिया जाएगा, या तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या कहीं से स्पोर्ट्स का सामान आ रहा है, कहीं से लाइब्रेरी का सामान आ रहा है, कहीं से लैब का सामान आ रहा है, उन लोगों को भी जो पेमेंट किया जाता है तो कैश देने की कहीं जगह नहीं है, सब अकाउंट टू अकाउंट होता है। तो कई बार ट्रांजैक्शन की ज़रूरत होती है, तो वैसे लोगों के लिए क्या खोला जाता है, करेंट अकाउंट खोला जाता है। तो याद रखेंगे, जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए करेंट अकाउंट होता है, और जो सामान्य आदमी होता है, सैलरी पर्सन जो होता है, उसके लिए सेविंग अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट लगभग 0 है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब कहीं कहीं ऐसा होता होगा तो नॉमिनल इंटरेस्ट दे दे तो कोई बात नहीं है, वो लेकिन वो ना के बराबर है, तो इंटरेस्ट 0 होता है। कुछ बैंक तो ऐसे होते हैं बड़े बड़े शहर में, जो किसी का ज़्यादा काम कर देता है, किसी कंपनी का, किसी बिजनेसमैन का, उसके जो डेली ट्रांजैक्शन है उसमें बहुत हेल्प करता है, उसके बिजनेस को मैनेज करने में मदद करता है, तो उससे और इंटरेस्ट ले ही लेता है। ठीक है, तो करेंट अकाउंट में फिलहाल जानिए कि इसमें इंटरेस्ट लगभग 0 होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिया जाता है। एक होता है रिकरिंग अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता, तो उसमें क्या होता है कि आपको टाइम टू टाइम ना, जैसे 6 महीने का तो नहीं, महीने का या वीकली या पर डे के हिसाब से आप पैसे डिपॉजिट करते हैं। पैसे को विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं, केवल पैसे को डिपॉजिट करते हैं, और उसमें साल भर का या 2 साल का इकरारनामा होता है, जिसमें कि आप कहते हैं कि नहीं हमको साल भर जमा करना है या 2 साल जमा करना है, जिसमें हम पर मंथ 2000 रुपये जमा करेंगे।
तो फिर 1-2 साल के बाद क्या होता है कि आपका एक बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाता है और उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो एक तरह से जो आदमी होता है कम कमाने वाले 20,000-25,000 रुपया कमा रहे हैं, वो एक बार की तो पैसे बैंक में एफडी कर नहीं सकते हैं, और ऐसे अगर सेविंग अकाउंट में रख देगा तो उसका पैसा जब मन तब निकल जाएगा, वो खुद निकाल लेगा। तो उसका एक तरह से क्या कहिएगा कि उसका सेविंग नहीं हो पाता है, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन रिकरिंग अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आप तो कंपल्शन हो गया कि आपको पर मंथ 2,000 रुपये का अगर खुलवाएं तो 2,000 रुपये आपको जमा करना ही है। तो जमा करते जा रहे हैं, साल भर में 24,000 हो गया। अगर आप इसको 2 साल तक करते हैं तो 48,000 हो भी जाता है। फिर इसको अगर उसी तरह छोड़ देते हैं, 2 साल जमा करने के बाद आप कहते हैं 5 साल के बाद निकालेंगे, तो फिर इंटरेस्ट वगैरह जोड़ करके एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो एक तरह से आपको बड़ा रिटर्न्स दे देता है। लेकिन यही आप कहिएगा कि एक बार हम कराएंगे, एफडी कराएंगे, तो कम कमाने वाले नहीं कर पाते हैं, इसलिए वैसे लोग क्या खुलवाते हैं, रिकरिंग अकाउंट खुलवाते हैं। इस पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। और किसी को कहीं से अगर इनकम ज़्यादा हो जाता है, अचानक पैसा आ गया, अब क्या उसका इस्तेमाल करें, कहीं वो फंसा नहीं पाता है, जैसे 5 लाख 10 लाख कहीं से इनकम हो जाता है, तो वैसे आदमी क्या करता है, एफडी कर देता है बैंक में। एफडी एक ही बार आप जाकर के पैसे जमा कर देते हैं, मिनिमम 3 महीने का एफडी शायद होता है, और इसको मैक्सिमम आप 21 साल तक ले जा सकते हैं। तो कोई 6 महीने के लिए, कोई साल भर के लिए, कोई 2 साल के, जब उसको लगता है कि नहीं हमको 6 महीने के बाद पैसे की ज़रूरत होगा तो वो 6 महीना का एफडी करेगा। किसी को लगेगा नहीं हमको 1 साल के बाद ज़रूरत पड़ सकता है तो फिर 1 साल का एफडी करेगा। उस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। हम थोड़ा देखिए, इस पॉइंट में जो जमाएं स्वीकार करना, ये जो पॉइंट है, तो केवल इसमें ये लिखना है कि वाणिज्य बैंक जनता की जमाएं स्वीकार करती है, और जमाएं ये निम्न स्वरूप के होते हैं, यानी चालू जमा, बचत जमा, आवर्ती जमा और सावधि जमा। ये पॉइंट इतने में डील हो गया। लेकिन हम आपको समझाए कि ये करेंट अकाउंट यानी चालू जमा होता क्या है, बचत जमा होता क्या है, ये जानना चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि किस प्रकार के जमा पर सबसे ज़्यादा बैंक ब्याज देती है, तो फिर उसका क्या होना चाहिए, सावधि जमा होना चाहिए। और सबसे कम ब्याज किस पर देती है, तो चालू जमा होना चाहिए। बिजनेसमैन किस प्रकार के अकाउंट खुलवाते हैं, किस प्रकार के जमाएं जमा करते हैं, तो वो क्या होगा, चालू जमा होगा। तो ये जानकारी रखनी चाहिए। तो ये तो हुआ पहला कार्य। अब दूसरा कार्य अगर बात करें तो जैसे जमा स्वीकार करता है तो उसी प्रकार ये ऋण भी देता है, यानी एक काम इसका हो सकता है ऋण देना। ये वाणिज्य बैंक का एक बहुत बड़ा कार्य है, लोगों को ऋण देती है। क्या टर्म एंड कंडीशन होता है तो एक अलग बात है, उसके लिए डिटेल नहीं जाना। ऋण देना भी इसका एक कार्य है। नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना, ये इसका नेक्स्ट फंक्शन है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कैसे ये पूंजी निर्माण को कैसे प्रोत्साहित करता है? एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम लोग जो पैसे बैंक में जमा करते हैं तो वही पैसे कुछ ऐसे लोग को दे देता है लोन के रूप में, जिसके पास पैसा पहले से नहीं था, कम पैसे थे, पूंजी नहीं था कोई बिजनेस स्टार्ट करने का। अपना पूंजी रहेगा तो उसी पूंजी से वो जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन जिसके पास पूंजी नहीं है तो पैसे कहाँ से लेते हैं, बैंक से लेते हैं। एक तरह से वो पैसे बैंक से लिए, और एक समय होता है कि जब वो कम पैसे वाले हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, वो किसी तरह से 1-2 लाख रुपया वो अगर बैंक से लोन ले लेता है, लेकिन उसी 1-2 लाख से जब वो अपना व्यवसाय स्टार्ट करता है तो बाद में जाकर के वो करोड़पति की श्रेणी में आ जाता है, अरबपति खरबपति की श्रेणी में आ जाता है। हाँ, सबको ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? तो हो सकता है कि वो सही ढंग से जिस पर्पस से लोन लिया और उसको जिस तरह से अपना पूरा व्यवसाय को हैंडल करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, और इसलिए वो असफल रहा, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन कोई अगर अपने दिमाग से, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें समझ है, उसी के पर्पस से अगर वो बैंक से लोन लेकर के अपने व्यवसाय को स्टार्ट करता है, तब हमको लगता है कि वो पैसे से पैसे बना सकता है, अधिक पैसे कमा सकता है, यानी कि वो उसके पास भी एक बड़ा पूंजी खड़ा हो सकता है। तो हम लोग जो पैसे बैंकों में जमा करते हैं, बैंक उसी पैसे को ऋण के रूप में किसी दूसरे को देता है, और दूसरे आदमी जब ऋण लेता है तो फिर उससे अपना व्यवसाय स्टार्ट करता है। तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सिक्योरिटी, जैसे ज़मीन का पेपर हो या घर का पेपर हो, हम बैंक में जमा करते हैं और हम उससे लोन लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो सरकारें होती है वो भी बैंक से लोन लेती है, लेकिन बैंक तभी उस सरकार को भी लोन देगी जब वो भी सिक्योरिटी जमा करता है। तो सिक्योरिटी जमा करे, या हो सकता है कि उसके पास सिक्योरिटी होता है बेचता भी है, तो सरकार अपनी सिक्योरिटीज को बेचेगा। तो जो भी सिक्योरिटीज को खरीदेगा, कोई जरूरी नहीं सरकार ही खरीदे, बड़े बड़े बिजनेस मैन भी खरीदते हैं सिक्योरिटीज को, बॉन्ड होता है। तो जब हम उस बॉन्ड को खरीदते हैं, सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, तो फिर जितने दिन तक हम उसको खरीद करके रखते हैं उससे हमको फ़ायदा क्या होता है कि सरकार उस पर इंटरेस्ट देती है। हमारा पैसा तो जैसे मानते 1 लाख रुपये का बॉन्ड हम खरीद लिए, कोई सरकारी बॉन्ड है, तो हमने पेमेंट क्या किया उस बॉन्ड के लिए, 1 लाख रुपया किया। अब सरकार उस 1 लाख रुपये पर अगर 10% का भी इंटरेस्ट देती है, तो अगर 1 साल रखे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,10,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि जब फिर हमको अपना पैसा उठाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर क्या करेंगे, वापस वो बॉन्ड सरकार को दे देंगे, बेच देंगे, और सरकार से अपना 1 लाख रुपया और प्लस 10,000 रुपया जो इंटरेस्ट बना वो 1,10,000 रुपया हुआ, उसको हम ले लेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमको फ़ायदा हुआ। तो एक तरह से हम बॉन्ड जो खरीदे तो क्या किए, इन्वेस्टमेंट किए। ठीक उसी प्रकार सरकार भी जब पैसे की जरूरत होती है तो अपने बॉन्ड को बेचती है और उससे पैसे की वो व्यवस्था करती है सरकारें। उस बॉन्ड को खरीदने में बैंक बहुत आगे रहता है, क्योंकि बैंक को पता है कि हमारे पास जो पैसा है अगर हम पब्लिक को देंगे लोन के रूप में, तो कई बार ऐसा होता है कि पैसे रिफंड नहीं हो पाते हैं, जो ऋण का रिकवरी होता है वो नहीं हो पाता, और वो पैसे क्या हो जाते हैं, एनपीए में चला जाता है, नॉन प्रोविजनिंग एसेट बन जाता है, जो कि बैंक के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन सरकार को अगर वो पैसे दे दे, सरकार का बॉन्ड खरीद ले और पैसे सरकार के पास चला जाए, तो फिर उससे तो इंटरेस्ट बैंक को भी मिलेगा। जिस नेक्स्ट जब इसके कार्य की बात करते हैं तो वो है रोजगार का सृजन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ये रोजगार का भी सृजन करता है। देखिए, एक तो इन बैंकों में हम लोगों को रोजगार मिलता ही है, बहुत सारे लोग क्लर्क का काम कर रहे हैं, पीओ का काम कर रहे हैं, या और भी सफाई कर्मी वगैरह का जरूरत पड़ता है, गार्ड वगैरह का जरूरत पड़ता है, तो ऐसे लोग वहाँ पर इंगेज हो रहे हैं, यानी इन लोगों को रोजगार तो मिलता ही है। इसके अलावे भी होता है क्या कि जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति स्कूल खोलने के लिए बैंक से लोन लिया, तो आपने तो एक तरह से रोजगार में शामिल हुआ ही, उसको तो रोजगार मिला ही, साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार दिया। अब उसमें बहुत सारे लोग टीचिंग का काम करेंगे, पढ़ाएंगे, यानी एज ए टीचर जॉब पाएंगे, कुछ क्लर्क की जरूरत पड़ेगी, ड्राइवर का, कंडक्टर का, सफाई कर्मी का, तो इन सबों को उसमें क्या होता है, एक अवसर मिलता है, रोजगार मिलता है, काम मिलता है। लेकिन इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई, बैंक के द्वारा। बैंक लोन दी तब ये हुआ, बैंक लोन नहीं देगी तो नहीं होगा। अभी जो मुद्रा लोन की जो व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, बहुत सारे लोग अब जो होशियार है, जानता है, समझता है, वो उसमें शामिल हो रहा है। जिसको नहीं करना है तो वो ऐसे किसी से डिस्कस करते रहे, आलोचना करते रहे, निंदा करते रहे। लेकिन जो होशियार है, तो सरकार ये सुविधा दी है, बैंकों से आप जा कर के मुद्रा लोन ले सकते हैं और उससे अपना छोटा मोटा व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी अगर व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो आप तो उसमें रोजगार पाए ही, साथ साथ उसमें आपको भी हेल्पर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो भी हेल्पर बनेंगे, यानी हैंड आपको मिलेगा, तो वैसे व्यक्ति को भी एक तरह से रोजगार मिल गया। तो कई लोग हैं जो बैंकों से लोन लेकर के छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, उद्योग स्टार्ट करता है, और उसमें कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। तो ये इसमें योगदान किसका है, बैंक का है। तो ये भी इसका एक कार्य है। नेक्स्ट बात करें तो ये है, नेक्स्ट पॉइंट में जब बात करेंगे तो वो होगा विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे डॉलर को ये खरीदेगा बेचेगा, या येन है या युआन है, कोई भी फॉरेन करेंसी है तो उसको भी ये खरीदता बेचता है। हाँ, फिर हम बता रहे हैं कि खरीदना और बेचना, ये जब काम करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब आप बिजनेसमैन बन गए, आप बिजनेस करना शुरू कर दिए, व्यापार करना शुरू कर दिए, ट्रेड शुरू कर दिए। तो ये तो इसका काम ही है, ये तो व्यापारिक बैंक है ही।
और जब हम ये व्यापार करना शुरू करते हैं, खरीदना बेचना, तो इसमें उद्देश्य है प्रॉफिट। कुछ भी खरीदते हैं तो इसी उद्देश्य से कि कम में खरीद करके हम उसको अधिक में बेच सकें, तब हमको प्रॉफिट होगा। तो जब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर जो है उसका रेट आप देखते ही होंगे, कभी $1 का रेट 70 रुपया होता है, कभी 72 होता है, कभी 71 होता है, यानी कि 8 आना 1 टका कभी घटता है कभी बढ़ता है। समझो कि मान लेते हैं 70 रुपये का रेट डॉलर का है और कोई व्यक्ति ही $1 लाख खरीद लेता है, तो इसका मतलब 70 लाख रुपया लगाया तो $1 लाख वो खरीद पाया। लेकिन जैसे ही कुछ दिन में, वो 2 दिन में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है, 70 से अगर 71 हो जाए तो फिर अगर हम उस डॉलर को बेचेंगे तो पहले हम 70 के रेट से खरीदे थे, अब 71 के रेट से बेच रहे हैं, तो इस तरह से हमको कितना आ जाएगा, 71 लाख रुपये आ जाएगा। लगा था 70 लाख रुपये, आया 71 लाख रुपये, इस तरह से 1 लाख रुपये के प्रॉफिट हुए। तो हम लोग के पास तो उतना पैसा नहीं है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग ऐसा करता है। बैंकों के पास जब अधिक पैसे होते हैं, डिपॉजिट लोगों के द्वारा जो होता है उसमें ज़्यादा पैसा आ जाता है, और उसी पैसे को जब लोन के रूप में किसी को नहीं दे पाता, डिस्पर्स नहीं कर पाता है, तो बचे हुए पैसे को वो या तो विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय में लगा करके कमाने की कोशिश करेगा, या गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज खरीद करके कमाने की कोशिश करेगा, और नहीं हो पाएगा तो जाके केंद्रीय बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर देगा। केंद्रीय बैंक उस पर ब्याज देगी, उस ब्याज को आप लोग को बताए ही थे, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, तो वहाँ से भी कमाएगा। यानी कि बैंक कहीं भी पैसे को पड़ा हुआ रहने नहीं देगा। जैसे हम लोग के घर में 10-20 हज़ार पड़ा हुआ रह जाता है लंबे समय तक और कोई फायदा नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन वो लोग अपने पास उतने तक ही रखेगा जितना कि कंपल्सन है, जितना कि गाइडलाइन है आरबीआई के द्वारा कि आपको इतना पैसा रखना ही होगा, तो उतना रखता है। बाकी उससे 1% 2% भी जो भी ज़्यादा होता है वो पैसे को अपने पास नहीं रखेगा, या तो किसी को लोन के रूप में देगा, या विदेशी मुद्रा को खरीदेगा, या तो शेयर मार्केट में लगाएगा, या तो फिर सरकार के सिक्योरिटीज में लगाएगा, या तो फिर केंद्रीय बैंक के पास डिपॉजिट करेगा, जिससे कि उसको रिवर्स रेपो रेट प्राप्त होगा, जो कि 4% के आसपास होता है। तो उससे भी अब है लास्ट पॉइंट, एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज। अब एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड ये एक आधुनिक कार्य है, मॉडर्न फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, वाणिज्य बैंक का। अब इस फंक्शन से हम लोग को क्या फ़ायदा है और बैंकों को क्या फ़ायदा है, आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हम ही लोग को फ़ायदा है, क्योंकि हमको जब ज़रूरत होता है तब पैसे निकाल लेते, नहीं, बैंकों को भी फ़ायदा है। अब कैसे फ़ायदा है, एक छोटा सा देखिए एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करता हूँ। हम लोग को कैसे फ़ायदा है उसको देखिएगा। हर आदमी को देखिएगा कभी कभी कुछ आकस्मिक काम पड़ते रहता है। अब आकस्मिक काम पड़ता है, उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो मानते हैं किसी की तबीयत खराब हो गई, या अचानक हमको कहीं किसी को पैसे देने की आवश्यकता पड़ गई, या कुछ खरीदारी वगैरह करना पड़ता है। जैसे अब अभी हम रात में वीडियो बना रहे हैं, रात के समय ही अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और एटीएम नहीं है, एटीएम फैसिलिटी जिसमें नहीं हुआ करता था, तो क्या बैंक जा कर के इस समय पैसे निकाल सकते हैं? रात में जा कर के पैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। वो तो 10 से लेकर के आपका 4 बजे का टाइमिंग होता है, उसी बीच में वो भी 1 घंटा लेट से और 1 घंटा बिफोर करना होगा, क्योंकि बिफोर इसलिए 4 बजे का टाइम रहता है, 3 बजे तक ही बैंक आपको ये काम देता है, पैसे जमा करना और निकालने का जो काम है ये आप 3 बजे तक ही कर सकते हैं। आगे वो 4-5 बजे तक बैंक में रहता है, लेकिन अपने पूरे अकाउंट को मैनेज करता है। तो उसी बीच में हम जा कर के बैंक से पैसा निकाल सकते हैं या पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन शाम में, सुबह में, रात में ज़रूरत पड़ेगा तो क्या होगा? तो हम लोग क्या करते थे, पैसे को घर में रखते थे। और घर में रखने से पैसा थोड़ा सिक्योर नहीं रहता है, और फिर जो घर में रखा हुआ तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। और कभी भी कहीं जाते आते हैं तो कैश लेकर के सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कार्ड, एटीएम कार्ड रखते हैं तो आपको सहूलियत होती है। कोई अगर चोरी कर लेता है, छिनताई कर लेता है, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्ड लिया है, अब बाद में उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो हम लोग को तो ये फ़ायदा दिख रहा है, जब ज़रूरत होता है तो उसका हम फ़ायदा उठा लेते हैं। बैंकों को क्या फ़ायदा हुआ कि वो व्यक्ति जो घर में, वो जो आकस्मिक कार्यों के उद्देश्य से पैसे को घर में जो रखता था, बैंक में जमा नहीं करता था, जब एटीएम की फैसिलिटीज बैंक दे दिया तो वैसे लोग अब बैंक में पैसे जमा करते हैं, घर में नहीं रखते हैं। घर में नाम मात्र का पैसा रखते हैं, सब पैसे बैंक में रखते हैं, क्योंकि बैंक में रखा हुआ पैसा को ही आप एटीएम के माध्यम से यूज कर पाइएगा, घर में रखा हुआ पैसा नहीं यूज कर पाइएगा। सपोज आप चले गए, रांची चले गए,
आपके घर में कैश है, 50,000 रुपये रखा हुआ है, आप लेके नहीं गए, लेकिन बैंक में अगर जमा रहता तो वो पैसा आपके काम में आता कि नहीं? तो आपको भी काम में आया। और बैंक को क्या काम में आ रहा है कि वो 50,000 जो घर में पड़ा हुआ रहता, वो पैसा आ गया कहाँ पर? बैंक में आ गया। तो उससे उसके पास जो लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम होता था, पैसे के जो स्कार्सिटी हुआ करता था, वो अब ख़त्म हो गया। बैंकों के पास डिपॉजिट ज़्यादा आता है ये एटीएम फैसिलिटी देने से। और प्लस वो उस पर वो तो चार्ज लेता ही है ज़्यादा। आप निकासी करते हैं, एटीएम का फैसिलिटीज़ यूज करते हैं, तो फिर उसमें आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, कमीशन उसको काटता है वो। तो इस तरह से बैंकों को भी फ़ायदा है, हम लोगों को भी फ़ायदा है। बहुत सारा चीज़ है, और भी कुछ कार्य हैं जिस पर कि हम लोग बात कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। इतने से ही काम चलाइए। आप लोग को बता ही दिए, एक जमाई स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना, तीसरा पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देना, चौथा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, और रोजगार का सृजन करना, और अंतिम पॉइंट बताए एटीएम तथा क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। ये कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है। अब जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो नहीं अब तक सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।